ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी भी तरह का अंधश्रद्धा का बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, तो आप इसे मनोरंजन के लिए सुने। धन्यवाद। वहां जो पराकर पड़ा था उसे मैंने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और मास्टर की तरफ मुड़ा और सीधा उसके गर्दन में घोंप दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आप सुन रहे हैं डरावना माहौल हॉरर कहानी यूट्यूब चैनल मेरे यानी कि रोहित के साथ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक खूंखार कैदी की कहानी जिसने 50 से भी ज़्यादा खून किए हैं। लेकिन उससे पहले, उससे भी ज़्यादा जो खूंखार चीज़ है वो है आपके मोबाइल में लाइक का बटन। आप उसे जल्दी से दबा दीजिए। और एक बात, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जो आपको खूंखार कहानी सुनाता हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं कहानी खूनी ट्रक ड्राइवर की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। पेशे से मैं एक रिपोर्टर हूँ। दरअसल मेरी ये कहानी तब की है जब मुझे नई नई जॉब मिली थी। मुझे आज भी याद है, वो मेरी जॉब का पहला दिन था जब मैं ऑफिस गया हुआ था। ऑफिस के पहले दिन में ही बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलवाया। बॉस के केबिन के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे को नॉक किया। मैं कम इन सर, बॉस ने कहा। यस, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तब बॉस ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर बॉस ने मुझे कहा, देखो विकास, आज तुम्हारा पहला दिन है और आज तुम्हारे पास मौका भी अच्छा है अपना टैलेंट साबित करने का। इतना कहते हुए मेरे बॉस ने एक मोटी सी फाइल मेरे सामने टेबल पर रख दी। फिर बॉस ने मुझे कहा, देखो विकास, ये फाइल एक बहुत ही खतरनाक कैदी की है जिसने 50 से भी ज़्यादा खून किए हैं। तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना है। अगर तुम उसका सक्सेसफुल इंटरव्यू लेके आ गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का समझो और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा मैं। जॉब के पहले दिन में ही प्रमोशन की बात सुनकर तो मेरी आंखें चमक गई। प्रमोशन की बात सुनते ही बिना सोचे समझे मैंने इंटरव्यू के लिए बॉस को हाँ कर दिया। उस वक्त शायद बॉस ने मेरी आंखों में प्रमोशन की लालच भांप ली थी, इसलिए बॉस ने मुझे समझाया, देखो विकास, तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो, यह काम उतना आसान नहीं है। पिछली बार जो रिपोर्टर गया था उस कैदी ने उस पर हमला कर दिया था। अच्छी बात यह रही कि वहाँ पर हट्टे कट्टे 4-5 गार्ड मौजूद थे, वरना उस रिपोर्टर का बचना बहुत ही मुश्किल था। मैंने जब रिपोर्टर पे हमले की बात सुनी तो मैंने बॉस से पूछा, सर, क्या मुझे सेल के अंदर जाके कैदी का इंटरव्यू लेना होगा? तो सर ने मुझे कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें सेल के बाहर से ही रिपोर्टिंग करनी है, उसका इंटरव्यू लेना है। मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए उस कैदी से दूरी बना कर रखना। चाहे वो कोई भी बहाना करे, लेकिन उसके पास मत जाना। फिर बॉस ने मुझे बताया, जेल प्रशासन से तो मेरी बात हो गई है, तुम बस कल सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाना और अपना आईडी दिखा देना, वो लोग तुम्हें अंदर जाने देंगे। फिर मैंने बॉस से कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। ये कहते हुए मैं फ़ाइल उठाकर वहाँ से अपने केबिन में चला गया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे मैं जेल में पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने जेलर को अपना आईडी दिखाया और जेलर ने मेरे साथ 2 गार्ड भेजे। वो दोनों गार्ड मुझे जेल में कैदी के सेल तक ले गए। जब हम उस खूंखार कैदी के सेल तक पहुँचे, फिर उनमें से एक गार्ड ने आवाज़ दी, रघु, तुम्हें कोई मिलने आया है? फिर सेल के अंदर से आवाज़ आई, कौन कौन है? तो मैंने रघु से कहा, जी मैं विकास हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। जब वो रघु अंधेरी कोठरी में से जेल की सलाखों तक आया तब मैंने उसे देखा। जब मैंने रघु को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कम से कम 6.5 फुट का था। जब रघु ने सलाखें पकड़ी तो मैंने उसके लंबे लंबे हाथों के पंजे देखे। उसके पंजे इतने बड़े थे कि उसका एक ही पंजे में मेरी गर्दन पूरी समा जाती। रघु की हाइट बॉडी देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि रघु किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। रघु ने मुझसे कहा, पूछो, क्या पूछना है?
जब मुझे रघु ने सवाल पूछने के लिए कहा तो मैंने रघु से पूछा, क्या ये बात सच है कि आपने 50 खून किए हैं? तो रघु ने मुझे जवाब दिया, हाँ ये बात सच है, मैंने 50 खून किए हैं। तो मैंने रघु से पूछा, ऐसी क्या वजह थी जो आपने 50 खून कर दिए? तो रघु ने मुझे बताया, ये बड़ी लंबी कहानी है। तो मैंने रघु से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम मुझे शुरू से बताओ। तो रघु ने बताना शुरू किया, आज से 10 साल पहले जब मैं ट्रक चलाता था। तभी मैंने रघु को बीच में टोकते हुए कहा, 10 साल पहले नहीं, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे शुरू से बताओ, जब तुम छोटे थे तब से। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि उसका बचपन कैसे गुजरा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हर क्रिमिनल का बचपन बहुत ही बुरा होता है, इसलिए वो बड़े होकर क्रिमिनल बनते हैं। तो रघु ने मुझे कहा, बड़े शातिर हो तुम, मेरे बारे में सब जानना चाहते हो हाँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा। तो मैंने रघु से कहा, मैं तुम्हारे पास आऊँ ताकि तुम मेरी गर्दन पकड़ लो, हाँ, जैसे पिछले वाले रिपोर्टर की पकड़ ली थी। ये सुनकर रघु और भी हंसने लगा। बड़े चालाक हो तुम, सच में बड़े चालाक हो यार। फिर रघु ने बताना शुरू किया, मुझे आज भी याद है वो मेरे स्कूल का पहला दिन, जब मैं पहले दिन स्कूल गया था। स्कूल में मास्टर सबकी हाजिरी लगा रहा था, सब बच्चे के नाम लेकर उसको बुला रहा था। जिसका भी नाम आता वो बच्चा हाजिर कह के खड़ा हो जाता। फिर जब मास्टर उसको देख लेता फिर वो बच्चा नीचे बैठ जाता। जब मास्टर ने मेरा नाम लिया तो मैंने खड़े होकर कहा, हाजिर। वो तो मेरे साथ और भी एक लड़का था, उसने भी हाजिर कहा। तो मास्टर ने हम दोनों की तरफ देखा। फिर मास्टर ने मुझे पूछा, तू रघु है? तो मैंने कहा, हाँ सर मैं रघु हूँ। तो मास्टर ने उस लड़के को पूछा, क्या तू भी रघु है क्या? तो उस लड़के ने भी कहा, हाँ सर मैं भी रघु हूँ। तो मास्टर ने फिर से मुझे पूछा, तो रघु तांबड़े है क्या? तो मैंने कहा, नहीं सर मैं रघु श्रीवास्तव हूँ। तो मास्टर खड़ा हुआ और आकर मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। उस मास्टर ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उस थप्पड़ की गूंज पूरे रूम में गूंज गई और सभी लड़के लड़कियां मेरी तरफ देखने लगे। मैं ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर मैं अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे गाल पे उस मास्टर के उंगलियों के निशान छप गए थे। जब स्कूल में लंच टाइम हुआ तो मैं अपना बैग स्कूल में ही छोड़कर घर की ओर चलने लगा और मन ही मन ये सोच रहा था कि आज मैं बापू को बताऊंगा और मेरे बापू इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसका बाप ही उसके लिए सुपर हीरो होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि घर जाऊंगा और मैं बापू को बताऊंगा मुझे बिना वजह मारा है, तो मेरे बापू उस मास्टर को बहुत मारेंगे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया मेरी माँ बाज़ार में सामान लेने के लिए गई थी और मेरे बापू मेरे घर पे ही थे। जब मैंने बापू से कहा, बापू मास्टर ने मुझे बिना वजह मारा है, अब चलिए मेरे साथ उस मास्टर को मारिए। मेरे बापू ने मुझसे कहा, जरूर तूने कोई शैतानी की होगी इसलिए तुझे मार पड़ी है, अब जल्दी से स्कूल चला जा, वरना दूसरे काल पे मैं थप्पड़ मारूंगा तो उस पर भी उंगलियों के निशान बन जाएंगे। जब मेरे बाप ने मुझे ऐसा कहा उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मैं बापू के मार के डर से फिर से स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल पहुँचा तो मैंने पाया कि रिसेस का टाइम तो ख़त्म हो गया है, क्लास भी चालू हो गई है और मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। रिसेस में देर से पहुंचने की वजह से मास्टर ने मुझे फिर से मारा और इस बार स्केल से मेरी हथेलियों पर मार मार कर मेरी दोनों हथेलियाँ लाल कर दी। मैं फिर से रोते हुए अपनी जगह पे बैठ गया। उस दिन स्कूल से छूटने के बाद जब मैं घर गया तब मुझे बुखार आ गया था। जब मैंने माँ को बताया कि मास्टर की मार की वजह से मुझे बुखार आया है, तब मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और मेरी माँ ने कहा, इस मास्टर की तो मैं खबर लूँगी, इतने छोटे बच्चे को कोई इस तरह से मारता है। तभी मेरे बापू ने मेरी माँ से कहा, तुझे लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जरूर तेरे बेटे की कोई गलती होगी तभी मास्टर ने उसे मारा है,
इस तरह से तू इसकी तरफदारी करेगी तो ये बिगड़ जाएगा बड़ा होके। मेरी माँ चाहती हुए भी मेरी मदद नहीं कर पाई, वो भी मेरी बाप की वजह से। उस वक्त मुझे मास्टर से ज़्यादा गुस्सा अपने बाप पे आ रहा था। उस दिन के बाद मेरी पिटाई का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मेरे मास्टर को पता चल गया था इसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, इसको बचाने वाला भी कोई नहीं है। मैं चाहे इसको जितना मारूं पीटूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। इसलिए हर बार मास्टर मुझे मारता रहा, पीटता रहा, मैं बर्दाश्त करता रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी मास्टर की शिकायत अपने घर वालों से नहीं की, ना ही मैंने अपने माँ को बताया, ना ही अपने बाप को। आए दिन वो मुझे क्लास में पीटता रहा और मैं चुपचाप सहन करता रहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। जब मैं 12 साल का हुआ तब मैं 7वीं कक्षा में आ गया था। उस वक्त मेरी हाइट और मेरी बॉडी किसी 15-16 साल के लड़के जैसी लग रही थी। मेरे क्लास में सबसे बड़ा और हट्टा कट्टा सिर्फ मैं ही दिख रहा था। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरी हाइट और बॉडी मास्टर के मार खाते खाते बढ़ गई थी या फिर कोई और वजह थी, ये मैं नहीं जानता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मेरा शरीर भी बढ़ गया था। इतने साल दुख सहने के बाद फिर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। 7वीं कक्षा में राजू नाम का एक लड़का हमारी क्लास में आया, या फिर यूँ कहूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आया, दोनों एक ही बात होगी। राजू का शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर था। राजू के स्कूल आने के पहले दिन ही मास्टर ने राजू को मेरे साथ बैठने के लिए कहा। राजू ने जब मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे डर का भाव साफ दिख रहा था, मगर राजू मास्टर को मना नहीं कर पाया और चुपचाप धीमे कदमों से मेरे बेंच में आके बैठ गया। राजू उस वक्त मुझसे इतना डरा हुआ था कि वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने राजू से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो राजू ने मुझे बताया, मेरा नाम राजू है। फिर मैंने राजू से कहा, मेरा नाम रघु है, दोस्ती करेगा मुझसे? तो राजू कुछ नहीं बोला और अपना सर झुकाए बैठा रहा। फिर मैंने भी उनसे ज़्यादा बात नहीं की। फिर 1-2 दिन बाद मास्टर ने मुझे फिर से मारा, वो भी बिना वजह। जब राजू ने ये देखा कि मास्टर मुझे बिना वजह ही मार रहा था और मैं कुछ नहीं कह रहा था, तब राजू के जहन में मेरे लिए जो डर था उसकी जगह हमदर्दी ने ले ली थी। उस दिन के बाद राजू मेरा पक्का दोस्त बन गया, या फिर यूँ कहूँ कि वो मेरा छोटा भाई बन गया तो गलत नहीं होगा। जब मैंने राजू से उसके विषय में थोड़ा जानने की कोशिश की तो राजू ने मुझे बताया कि वो एक अनाथ है। उसके माँ बाप कुछ ही महीनों पहले एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। राजू के कोई भाई बहन नहीं थे। राजू अकेला ही अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। राजू के रिश्तेदारों ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। राजू ने आगे बताते हुए कहा कि सुबह से दोपहर तक मैं नाश्ते की रेहड़ी पे काम पे जाता हूँ और दोपहर को मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल आता हूँ। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो शाम को अपना होमवर्क ख़त्म करके उसी नाश्ते के रेहड़ी वाले के पास जाके खाना खा लेता हूँ। खाना खाकर वापस अपने घर चले आता हूँ और फिर सो जाता हूँ। ये कहते हुए राजू ने मुझे अपनी सारी कहानियाँ बता दी। उसके बाद जब मैंने जाना कि राजू की हालत और मेरी हालत दोनों की सेम है, राजू मुझे अपने छोटे भाई से भी ज़्यादा लगने लगा। मैं और राजू एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। मैं हर रोज़ लंच बॉक्स में ज़्यादा खाना लेकर आता था ताकि मैं राजू को खिला सकूं। जब राजू को पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी तो उस तनख्वाह के आधे पैसे वो मुझ पर लुटा देता था। जिस दिन राजू को तनख्वाह मिलती उस दिन हम दोनों खूब मज़े करते। उस दिन मैं और राजू मूवी देखने जाते, घूमने जाते, अच्छा खाना खाते। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। फिर आया वो मनुष्य दिन जिस दिन राजू स्कूल लेट आया था। उस दिन मास्टर ने राजू को बहुत मारा। जब वो मास्टर राजू को मार रहा था उस दिन मैं अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं राजू को बचा नहीं सकता था। जब मास्टर ने राजू की पिटाई बंद की तो वो रोते हुए मेरे पास आकर बैठ गया।
फिर मैंने राजू को बहला फुसलाकर बहुत ही प्यार से उसको समझाया और किसी तरह चुप कराया, लेकिन राजू को मार खाने की वजह से बुखार आ चुका था। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैंने राजू से कहा, चल राजू, हम तेरी दवाई लेके आते हैं, तेरा बुखार अभी भी नहीं उतरा। तो राजू ने मुझे मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जाके सो जाऊँगा ना, सुबह तक फिर मेरा बुखार अपने आप उतर जाएगा। मैंने राजू से कहा, चल जैसा तुझे ठीक लगे, फिर भी मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ, ला तेरा बैग उठा लेता हूँ, तुझे बुखार है ना इसलिए। इतना कहते हुए मैंने राजू का और अपना दोनों का बैग उठा लिया और राजू के घर की तरफ चलने लगा। जब राजू का घर आया तो मैंने उसे पलंग पे लेटा दिया, फिर मैं उसे छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तब मैंने देखा कि राजू नहीं आया है। उस वक्त मैं समझ गया कि राजू का बुखार अभी तक नहीं उतरा है। जैसे ही लंच का टाइम हुआ मैं भागते हुए राजू के घर गया। मैंने पाया कि राजू अभी भी पलंग पर लेटा हुआ है। फिर मैंने राजू से कहा, मैंने तुझसे कहा था ना यार, तू दवाई ले ले, देख तेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा, चल अब दवाई लेने चलते, चल खड़ा हो, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला, चल खड़ा हो। मैंने राजू को उठाने की बहुत कोशिश की मगर उसने आंखें नहीं खोली। जैसे ही मैंने राजू की कलाई पकड़ी उसका हाथ बहुत ही ठंडा पड़ चुका था। फिर मैंने राजू को पीठ के बल लेटाया और उसकी सांसें चेक की तो वो भी बंद थी। मैं अंदर से जान चुका था कि राजू इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने फिर भी राजू की धड़कन चेक करने के लिए उसके सीने में अपना सर रखा, लेकिन मुझे उसकी धड़कन भी नहीं सुनाई दी। फिर मुझे मान नहीं पड़ा कि राजू मुझे छोड़ के चला गया है। फिर मेरी आंखों में उस मास्टर के लिए गुस्सा भर गया था। फिर मैं खड़ा हुआ और सीधा अपने स्कूल चला गया। फिर स्कूल जाके मैंने मास्टर से कहा, तू नहीं मारा है मेरे दोस्त को, तू नहीं मारा है मेरे दोस्त को, आज तेरी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तू कातिल है, तू कातिल है। इतना सुनते ही मास्टर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे पास आकर बोला, क्या बोला तू, क्या बोला तू, मैं कातिल हूँ, तेरी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए मास्टर ने मुझे जोर से एक चांटा मारा। जब मास्टर ने मुझे जोर से तमाचा मारा तो मैं एक लड़की की बेंच से जाके टकराया और नीचे गिर गया। बेंच से सर टकराने की वजह से मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और चक्कर सा आने लगा। फिर मैंने अपने एक हाथ से उस लड़के की बेंच को पकड़ा और उसको सहारा बनाकर खड़ा हुआ। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि उस लड़के की बेंच पे पराकर पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मास्टर ने मुझे कहा, रुक अभी, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, अभी तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ मैं। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद तू जिंदगी में कभी किसी को तू नहीं कहेगा, रुक अभी। मास्टर जब मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहा था उस वक्त मेरा ध्यान उस पर आकर पे ही था। जब मास्टर मेरे पास आया और पीछे से मुझे गर्दन से पकड़ा, उसी वक्त वहाँ जो पराकर पड़ा था उसे मैंने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और मास्टर की तरफ मुड़ा और सीधा उसकी गर्दन में घोंप दिया। उस मास्टर की चीख पूरे स्कूल में गूंज गई। जब मैंने मास्टर के गले से पराकर को वापस खींचा तो उसके गले से खून के फव्वारे निकलने लगे। फिर मैंने उस मास्टर के सीने में एक जोर से लात मारी और वो मास्टर पीठ के बल जमीन पर गिर गया। फिर मैंने उस पराकर से उस मास्टर पे इतने वार किए कि स्कूल से पहले दिन से लेकर आज तक का जितना गुस्सा था सारा गुस्सा उस पराकर के जरिए मैंने मास्टर के सीने में उतार दिया। मैं पराकर से मास्टर पे तब तक वार करता रहा जब तक मास्टर का शरीर हिलता रहा। फिर मैं खड़ा हुआ और अपने दोस्त राजू के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ा मैंने देखा स्कूल के सारे टीचर्स वहाँ पर जमा हो गए। उन टीचर्स की भीड़ देखकर मैंने अपने हाथ में और भी मजबूती से पराकर पकड़ लिया और फिर उन टीचरों से कहा, मैं अपने दोस्त राजू के पास जा रहा हूँ,
अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उनका भी वही हाल होगा जो इस मास्टर का हुआ है। इतना कहते ही मैं उन टीचर्स की ओर बढ़ने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन लोगों ने अपने आप मुझे जगह दे दी और मैं उनके बीच से होता हुआ राजू के घर की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, खूनी ट्रक ड्राइवर कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द इसका दूसरा भाग भी आने वाला है। उसमें हम जानेंगे कि कैसे रघु ट्रक ड्राइवर बना और किन हालातों में उसने 50 खून कर दिए। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि इस कहानी का दूसरा भाग जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।